हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बेसिक इंटीग्रेटर भी बोला जाता है। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरसी इंटीग्रेटर के बारे में पढ़ा था, साथ ही उसके लिमिटेशंस भी पढ़े थे और क्यों हम लोग ऑप-एम्प इंटीग्रेटर प्रेफर करते हैं आरसी इंटीग्रेटर की जगह, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर, थर्ड है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर। तो ये जो सर्किट हम लोग देख रहे हैं ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें फीडबैक में रेजिस्टेंस आरएफ लगा हुआ है और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमेशा हम लोग इनपुट जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लगाते हैं। तो जब हम लोग इस फीडबैक रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करें इस तरह से, तो जो सर्किट बनेगा वो आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट होगा। तो जब भी हम लोग इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेटर सर्किट बनता है। इंटीग्रेटर सर्किट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इस इंटीग्रेटर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और हम लोग जानते हैं कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आर इन इन्फिनाइट होता है। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो उसमें फ्लो होने वाला करंट, जिसको इनपुट करंट बोलते हैं आई इन, वो जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो जो इनपुट करंट है आई इन वो जीरो होगा, क्योंकि आइडियल केस में इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था जिसको हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का किसी एक टर्मिनल ग्राउंडेड होता है तो दूसरा टर्मिनल वर्चुअली ग्राउंडेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ग्राउंडेड है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होगा इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो वर्चुअली ग्राउंडेड होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे Vx ले लेते हैं वोल्टेज और यहाँ पे Vy वोल्टेज लेते हैं इस नोड पे, तो Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू जीरो होगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग इस नोड नंबर 1 पे KCL लगा लेते हैं। बाय KCL हम लोग जानते हैं सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है जो इनकमिंग करंट है इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स, आई इन प्लस आई एफ हो जाएगा। अब क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट करंट जीरो होता है, इसीलिए I1 इज इक्वल टू आई एफ यहाँ से मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग I1 और IF को सर्किट से निकाल लेते हैं। I1 क्या होगा, VI माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू, ये जो IF करंट है कैपेसिटर CF में फ्लो हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के करंट का इक्वेशन क्या होता है, CdV/dt। तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, CF है, और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, 0 माइनस V0 होगा। सो D ऑफ 0 माइनस V0 आएगा डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ से मिलेगा VI डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ CF dV0/dt। इस इक्वेशन से मिलेगा हम लोग को dV0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/R1 CF VI इंटू dt। अब दोनों साइड में अगर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज V0 आ जाएगा माइनस ऑफ 1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ VI dt। ये जो इक्वेशन आया है आउटपुट वोल्टेज का V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ VI dt, ये आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर का इक्वेशन है। तो क्योंकि ये 1/R1 CF जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज
होगा। तो 0 to t में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे R1CF जो है ये टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर सर्किट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके वजह से इसमें परफेक्ट इंटीग्रेशन प्रोड्यूस होता है और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन से जो आउटपुट होगा वो लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर। अभी हम लोगों ने आइडियल इंटीग्रेटर का ये आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव किया था विच इज इक्वल टू -1/R1CF इंटीग्रेशन ऑफ VI/dt। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो VOS इज इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/s होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -1/s इंटू R1CF और VI हो जाएगा VIS। अब आइडियल इंटीग्रेटर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालने के लिए हम लोग s की जगह j ओमेगा पुट कर देते हैं। तो VO ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू -1/j ओमेगा R1CF इंटू VI ऑफ j ओमेगा आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो गेन होता है वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। तो गेन ऑफ द इंटीग्रेटर इज इक्वल टू क्या होगा VO ऑफ j ओमेगा डिवाइडेड बाय VI ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू -1/j ओमेगा R1CF आएगा। अब गेन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मिलेगा 1/ओमेगा इंटू R1CF। अब ओमेगा की जगह 2πf इसमें पुट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मिलेगा 1/2πf R1 इंटू CF। ये इंटीग्रेटर के गेन के मैग्नीट्यूड का इक्वेशन मिला है हम लोग को। अगर हम लोग इस इक्वेशन में ये हम लोग को आइडियल इंटीग्रेटर के गेन के मैग्नीट्यूड का इक्वेशन मिला है 1/2πf R1CF। अगर इस इक्वेशन में हम लोग f को फ्रीक्वेंसी f को 0 ले लेते हैं तो उस कंडीशन में गेन का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। वही अगर हम लोग f इज इक्वल टू 1/2π R1CF रख देते हैं इस इक्वेशन में तो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है FB से। तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी FB वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेटर के गेन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। F इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू 1/2π R1CF पे गेन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है और इसी को हम लोग डेसिबल्स में निकालेंगे तो 20 log of 1 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 dB। मतलब यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेटर का गेन 0 डेसिबल्स पे ड्रॉप हो जाएगा। हम लोगों ने इंटीग्रेटर सर्किट को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट से बनाया था। तो जो आइडियल इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें गेन का मैग्नीट्यूड क्या होता है RF अपॉन R1 होता है। तो इस रेजिस्टेंस RF को हम लोगों ने कैपेसिटर से फीडबैक में रिप्लेस किया था। तो आइडियल इंटीग्रेटर के गेन का मैग्नीट्यूड क्या होगा XC अपॉन R1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर इंटीग्रेटर का गेन डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि XC इज इक्वल टू 1/2πfc होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा तो इस इक्वेशन से मैग्नीट्यूड जो होगा गेन का वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो गया है 0 फ्रीक्वेंसी पे, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इंटीग्रेटर सर्किट जो है इस तरह से बनेगा। मतलब जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हुआ, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम किया तो इंटीग्रेटर सर्किट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। तो अब इस इंटीग्रेटर का जो गेन होगा A वो ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपन लूप गेन जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो 10⁵ होता है। तो इसी को अगर हम लोग
डेसिबल्स में निकालेंगे तो डेसिबल्स में 20 log ऑफ 10 to the power 5 करेंगे तो 100 dB मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो है उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो गया है और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, उस कंडीशन में गेन ऑफ इंटीग्रेटर जो है ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बराबर होगा और मैक्सिमम होगा। और ओपन लूप गेन और ऑपरेशनल एम्पलीफायर डेसिबल्स में 100 dB होता है, तो इंटीग्रेटर का गेन फ्रीक्वेंसी जीरो पे 100 dB होगा। तो इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ इंटीग्रेटर बना लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ इंटीग्रेटर है। इसमें हम लोगों ने वाई एक्सिस में गेन इन डेसिबल्स लिया है और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स लिया है लॉगरिथमिक स्केल में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी जीरो है उस कंडीशन में इंटीग्रेटर का गेन मैक्सिमम है और इक्वल टू 100 dB है, और जब फ्रीक्वेंसी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी FB के बराबर है तो उस कंडीशन में गेन ड्रॉप होके 0 dB हो गया है। अब गेन का मैग्नीट्यूड जो इंटीग्रेटर का मिला था वो ये मिला था 1/2πf R1CF मिला था। इसी को अगर हम लोग डेसिबल्स में निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 20 log ऑफ 1/2πf R1CF, ये इक्वल टू होगा -20 log 2πf R1CF। तो यहाँ पे जो -20 का टर्म आ रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे गेन रोल ऑफ रेट है वो -20 dB पर डिकेट होगा और स्लोप जो है नेगेटिव होगा इस लाइन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है और गेन भी इंक्रीज होता है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा और गेन ऑफ इंटीग्रेटर भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि आइडियल इंटीग्रेटर का रेस्पॉन्स है वो लो पास फिल्टर की तरह आएगा, क्योंकि वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज के लिए ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर। सबसे पहला ड्रॉबैक है हाई गेन एट जीरो फ्रीक्वेंसी और इन एब्सेंस ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। तो जब इंटीग्रेटर में कोई भी एसी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया है या फिर जीरो फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में, हम लोग जानते हैं कि गेन ऑफ इंटीग्रेटर क्या होगा, -XC अपॉन R1 होगा। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कैपेसिटर का वो ही गेन ऑफ इंटीग्रेटर को डिसाइड करता है। तो क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/2πfc होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई उस कंडीशन में XC इन्फिनाइट हो जाएगा। XC अगर इन्फिनाइट होता है तो गेन ऑफ इंटीग्रेटर भी इन्फिनाइट होगा। मतलब लो फ्रीक्वेंसीज पे इंटीग्रेटर का गेन बहुत हाई होता है। तो अगर कोई भी एसी इनपुट सिग्नल नहीं दिया गया है उस कंडीशन में अगर कोई भी एरर सिग्नल इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आ जाता है तो जो सर्किट है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में प्रोड्यूस कर देता है। तो इसके वजह से आउटपुट में एरर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है फॉल्स ट्रिगरिंग ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जैसे कि मैंने बताया जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कैपेसिटर का वो इंटीग्रेटर के गेन को डिसाइड करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी उस कंडीशन में इंटीग्रेटर का गेन जो है हाई रहेगा। तो अगर इंटीग्रेटर के इनपुट में कोई भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आ जाता है तो उसको एम्पलीफाई करके इंटीग्रेटर जो है आउटपुट में एरर वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है और इसी को हम लोग फॉल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं। थर्ड है इट कैन नॉट इंटीग्रेट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटीग्रेटर का गेन है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा तो गेन ऑफ इंटीग्रेटर भी डिक्रीज होगा। इसके कारण जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा इंटीग्रेटर। फोर्थ है इनपुट बायस करंट एक्ट्स एज कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। तो जो इनपुट बायस करंट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट की तरह एक्ट कर सकता है। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है कैपेसिटर के अक्रॉस
के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होगा इनपुट बायस करंट के कारण, उसके कारण जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो रैंप सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और ये जो रैंप सिग्नल आउटपुट में प्रोड्यूस हो रहा है इंटीग्रेटर के, एक एरर सिग्नल होगा क्योंकि इनपुट हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है। नेक्स्ट है, इट इज लाइकली टू ऑफसेट टूवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन लेवल्स। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोगों ने कोई भी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया है, उस कंडीशन में अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आ जाता है या फिर इनपुट बायस करंट आ जाता है, उस कंडीशन में इंटीग्रेटर जो है एरर सिग्नल आउटपुट में प्रोड्यूस कर सकता है, और कुछ समय बाद ये हो सकता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन लेवल्स में पहुंच जाए और पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन के बीच में रह जाए, और इस सैचुरेशन लेवल से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बाहर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट है, इट्स बैंडविड्थ इज वेरी स्मॉल। जो इंटीग्रेटर होता है उसका बैंडविड्थ बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि गेन ऑफ इंटीग्रेटर जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा और उसकी वजह से गेन ऑफ इंटीग्रेटर भी डिक्रीज होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है और गेन भी इंक्रीज होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को तो इंटीग्रेट कर पाएगा, लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आएंगे तो इंटीग्रेटर उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इंटीग्रेटर का बैंडविड्थ बहुत ही स्मॉल हो जाता है और वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ही इंटीग्रेट कर पाता है। इन लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स के कारण ही हम लोग कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स जो है इंटीग्रेटर में ऐड करते हैं। तो जब हम लोग कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स इंटीग्रेटर में ऐड करते हैं तो उस इंटीग्रेटर को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट डिस्कस करेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।